डोंट स्टार जस्ट ऑर्डर। अब आप अपने घर बैठे लजीज गर्मा गर्म खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए हमारी वेबसाइट से हमारा एप्लीकेशन फूड जॉय। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। असली सोने की ये पहचान होती है कि वो आग की लपटों में और निखरने लगता है। वैसे ही एक मजबूत व्यक्ति वो होता है जो मुश्किलों के अंगारों से चमकता हुआ बाहर निकले। परिस्थितियां कैसी भी हो, वो अपनी मना स्थिति से हर एक रण में विजयी हो। तो हमारे आज के शो के मेहमान हैं विजय जी। तो विजय जी, आपका हमारे शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहली बात, आपको राजनीति के कीड़े ने कब काटा और आप उसके झाड़ फूंक के लिए कब चुनाव में उतरे? क्या आपका ये पहला चुनाव है? राघवेंद्र जी, 2011 में जब नौकरी छोड़ के संस्थान की स्थापना की, इसके बाद 2011-2012 2 साल पूर्ण लगन से विद्यालय में ही समय दिया। 2013 में जब क्षेत्र में जब संपर्क बढ़ाया, लोगों से जान पहचान हुई, लोगों से मिले उठे बैठे, तो ये पहली बार महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद ग्राम के सिकरौदा में हमारे जो परम मित्र हैं बलवीर सिंह राजपूत, वहाँ बैठे तो बहुत सारे ग्रामवासियों थे। तो वहाँ पे इस चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भैया आप राजनीति में उतरिए। तो हमने कहा राजनीति क्या शिक्षा से बड़ी कोई राजनीति नहीं है। अगर हमें वास्तविकता विकास करना है, क्षेत्र का हर घर को विकास करना है, तो हम शिक्षा से ही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो तो ठीक है, आप शिक्षा से तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में उतरेंगे तो क्षेत्र का कोई भी अभी ऐसा नहीं है जो राजनीति में आए, तो हम आप लोगों को जिला पंचायत की तैयारी कराते हैं। तो हमने कहा फिर बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग सहयोग करें, आप लोग इसकी शुरुआत कराएं तो अच्छी बात है। तो हमारी शुरुआत 2013 से हुई और 2013 से जो शुरुआत हुई पंडित परमानंद क्रांतिकारी गांव सिकरौदा से, तो वहाँ पे हमने पहला जो बीड़ा उठाया सिकरौदा गांव में, वो उठाया कि उस गांव से जुआ और शराब को कैसे हटाया जाए। क्योंकि जब मैं 2013 में देखा तो हर घर में 3 चीज़ें थीं सिकरौदा ग्राम में, जुआ, शराब और टीवी, जहाँ जो एक साथ पिता पुत्र सभी लोग ताश भी खेलते थे और टीवी भी देखते थे। और टीवी इतनी स्पीड में होती थी कि सड़कों पे उसकी आवाज़ आती थी। तो हम रोज़ाना शाम को निकलते थे विद्यालय के समय के बाद इवनिंग में, और घर घर जाते थे। पहले तो हमने उनको ये हर घर में जाते थे रात में और ये समझाते थे कि आप टीवी बच्चों के साथ ना देखें एक साथ, और स्पीड कम करें, और ये समय पढ़ाई का है, बच्चों को पढ़ने दें। तो हमें धीरे धीरे उसमें महीनों गए तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली। दूसरा रहा जुआ और शराब का। वो ऐसी एक बीमारी थी कि उसको जिसको भी कहते थे तो उनको बुरा लगता था, लेकिन हमारा उद्देश्य था कहना, मानना ना मानना उनका काम था। लेकिन धीरे धीरे हमें विश्वास था कि इसमें भी कमी आएगी। फिर इसकी बात आई हमें वहाँ कमी महसूस हुई सिकरौदा में कि महान क्रांतिकारी का गांव, लेकिन उनकी पंडित परमानंद जी की एक मूर्ति भी नहीं है। तो वहाँ चर्चा हुई कि मूर्ति की, तो हमने सब पूरे ग्रामवासियों से कहा कि हाँ, मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। तो सभी लोग उसके लिए तैयार हुए। और जब ये चीज़ें हुई तो उसी समय हमारे पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया। और जब जानकारी तो उन्होंने 7 दिन का ग्राम सिकरौदा में दिन रात का कार्यक्रम चलाया। उसमें पूरे ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और वहाँ पे जुआ बंद हो गया टोटली 100%, शराब टोटली 100%। वो 7 दिन के लिए तो टोटली हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि राजपूत जी के सामने लोगों ने गुटखा का भी त्याग कर दिया, जो कि हम गुटखा के उसमें नहीं गए थे। हमारा उद्देश्य था कि जुआ और शराब बंद होना, लेकिन वहाँ ये इन्वायरमेंट हो गई 7 दिन में गुटखा, लोगों ने बुजुर्गों ने अपना गुटखा भी त्याग दिया कि हम गुटखा भी नहीं खाएंगे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे 7 दिन के बाद मूर्ति की स्थापना हुई, वहाँ सब ये चीज़ें हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन उसका असर इतना हुआ कि जो गांव शिक्षा से अधूरा था
शिक्षा के लिए किसी की रुचि नहीं थी। आज उस गांव में शिक्षा की ललक है और उस गांव के बच्चे एवं बच्चियां अच्छी IAS PCS की नौकरी की तैयारी कोचिंग कर रहे हैं। वही इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि जब शिक्षा के थ्रू आप या शिक्षा जन जन तक आप पहुंचा रहे थे, इतना बेहतर कर रहे थे, क्षेत्र में बदलाव की एक पॉजिटिव राजनीति कर रहे थे, तो फिर इस राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा खासा व्यवसाय था, स्कूल था, शिक्षा भी पहुंच रही थी, पैसा भी कमा रहे थे, तो आखिर क्या जरूरत पड़ी इस राजनीति में कूदने की? देखिए, जो विद्यालय खोला था, पूरे क्षेत्र को पता है कि विद्यालय मैंने बिजनेस पर्पज पे नहीं खोला था और ना पैसा कमाने के लिए खोला था। जो उस क्षेत्र की परिस्थिति थी, उस क्षेत्र के ग्रामवासियों का जो एक शोषण हो रहा था, विद्यालय होते हुए भी बच्चियों को शिक्षा ना देना, विद्यालय होते हुए दैनिक गरीब बच्चों को ना पढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट था उस क्षेत्र में। तो मेरा एक उद्देश्य था, अगर पैसा कमाना होता तो मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में, आपको बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडरटेकिंग, एज ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। और पैसा ही उद्देश्य होता तो शायद मैं नौकरी ही करता रहता। लेकिन 8 साल नौकरी करने के बावजूद भी जब ये एनवायरनमेंट देखा तो एक पीड़ा हुई कि अपने अति पिछड़े क्षेत्र को, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 10, 15, 25 गाँव को तो हम शिक्षित कर ही सकते हैं। इसलिए उस नौकरी को छोड़ के विद्यालय की स्थापना की। और जब खोला तो अपने विद्यालय में हर तरह का गरीब बच्चा भी पढ़े, बच्चियाँ भी पढ़ें, और दैनिक भी हो और आवासीय हो, इसको हमने पूरा समावेश किया। और जो एक हमारे विद्यालय की तरफ से फीस स्ट्रक्चर था कि ऐसी फीस ली जाए कि हर गरीब भी अपना बच्चे को पढ़ा सके, और विद्यालय की तरफ से जो भी हेल्प होती है वो अभी तक चालू है, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर से मेरी सुई जो है सवालों की वहीं घूमेगी कि आखिर राजनीति में आने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? मैं आपको बता दूं कि जो विद्यालय है, विद्यालय से हम एक बच्चे एवं बच्चियों का भविष्य अच्छा बनाते हैं। उनका भविष्य बनाने के लिए हर घर में जो विकास होना है वो शिक्षा से होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हम दावे से कहते हैं कि अगर किसी भी घर का विकास करना है, बुद्धिजीवी बनाना अति आवश्यक है, तो ये शिक्षा से पॉसिबिलिटी है, राजनीति से पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसको अधिकार दिलाना, शोषण को रोकना, शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट से गरीब, असहाय और गांव के लोगों को शोषण से रोकना, उनके अधिकार को दिलाना हम विद्यालय से नहीं कर सकते थे। ये हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं राजनीति मंच से। बिल्कुल। अब मैं, ये सवाल है मेरा कि जो अपना बुंदेलखंड है, जैसे आपने बात कही कि मैंने देखा शोषण लोगों का होता है, तो बुंदेलखंड में खनिज संपदा है या क्या नहीं है हमारे बुंदेलखंड में? फिर भी बुंदेलखंड पिछड़ा है। आपकी ये पीड़ा है जो आपके शब्दों में बयां होती है। आपने कहा कि पहले बच्चियों को शिक्षा नहीं देते थे या हर जन तक, लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंचती थी। हालांकि स्वामी जी ने बहुत पहले जोत जलाई थी, बहुत हमारा क्षेत्र पहले के कंपैरिजन में उनके जोत जलाने के बाद बहुत रोशन है शिक्षा के हिसाब से जी। तो बुंदेलखंड में इन सब चीज़ों के होने के बावजूद क्यों पिछड़ा है हमारा बुंदेलखंड, या जो बुंदेलखंड के राजनेता हैं, क्या क्या कमी लगती है आपको? देखिए, जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है, सब कुछ होते हुए बुंदेलखंड में हमारे पास खनिज संपदा सबसे बड़ा एक है, जो जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सरकारों को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। लेकिन ये मैं अपनी व्यक्ति विशेष, मेरी अपनी सोच है, विकास की जो सोच मेरी अपनी है कि शहर की नीत और नियत अलग होनी चाहिए विकास का, और देहात की नीत और नियत जो बनना चाहिए वो अलग होना चाहिए। यहाँ पर देहात में हमारा किसान और मजदूर ही रहता है, तो मजदूर को शिक्षा मिले ताकि उसका जीवन स्तर सुधरे और मूलभूत सुविधाएं। दूसरी चीज़ है, उन्हें पर्याप्त जो नौकरी या मजदूरी वो मिलना चाहिए। किसान का जो विकास का मॉडल हमारी अपनी सोच के अनुसार है कि जब तक हर खेत पे पानी साल भर व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसान का विकास नहीं होगा। हर घर में शिक्षा होना चाहिए किसान की या मजदूर की, जिससे कि बच्चा और बच्ची पढ़ के योग्य बुद्धिजीवी बने, और हर खेत पर पानी होना चाहिए ताकि पूरी साल किसानों के खेतों में फसलों का उत्पादन हो सके। ये मेरा अपनी व्यक्ति विशेष सोच है और इसी माध्यम से गांव का विकास हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि गांव में सीसी हो जाती हैं तो उससे विकास है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि 30 साल हो गए पंचायती राज लागू हुए। अगर एक गांव का हम 30 साल में उसका निकालें
कि ग्राम पंचायत में कितना बजट गांव के विकास के लिए आया है, तो मैं देखता हूं कि ग्राम पंचायत का पूरा बजट, ब्लॉक प्रमुख का पूरा बजट, विधायक जी का पूरा बजट और सांसद जी का पूरा बजट गांव के विकास में सीसीओ में इन्वेस्ट होता है, और आज तक भी पूरे गांव में सीसी नहीं हो पाए। तो ये हमारी विडंबना है कि गांव के विकास का मॉडल सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, हर खेत पे पानी पहुंचाएं, कैसी व्यवस्था हो, ऐसा कोई भी खेत ना बचे जहां पे पानी की व्यवस्था ना हो। तो मैं मानता हूं कि किसान का उत्पादन जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, किसानों के पास आय ज़्यादा से ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो किसान अपने आगे तो वैसे ही टाइल्स लगा लेगा। और जब हर व्यक्ति अपने आगे टाइल्स लगा लेगा तो पूरे गांव में टाइल्स लग जाएगी, सीसी की आवश्यकता क्या है? तो राजनेताओं को क्या क्या कहेंगे आप, या क्या भूल रही उनकी अब तक? देखिए, राजनेताओं को वास्तविकता कुछ सालों से मैं देखता हूं कि हर 20 साल में एक परिवर्तन आता है। तो राजनेता ये जमीनी हकीकत भूल गए हैं कि हमारे इस बुंदेलखंड के हर गांव का विकास कैसे होगा। सब हवाई में है, जमीन की सच्चाई ही नहीं जान रहे। जब तक हम जमीन पे जाके हर गरीब के यहाँ वास्तविकता, नॉट राजनीति, उसको प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि मजदूर को क्या चाहिए, मजदूर का विकास कैसे होगा, ये किसान को क्या चाहिए, किसान का विकास कैसे होगा। जब तक हम ये चीज़ आकलन नहीं करेंगे जाके, तब तक कैसे आप नीति बना सकते हैं और कैसे नीति से आपका वो हो सकता है। तो मेरा अपना तो एक विकास का मॉडल है कि किसानों को हर खेत पे जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक खेत में, भाई हमारा किसान का बिजनेस क्या है, आमदनी कहाँ से आ रही है? वो खेत से ही तो आएगी जब हमारा फसल का उत्पादन अच्छा होगा। हम कह रहे हैं मूल की भाई खर्चार कर दे सरकार, लेकिन खेत में अगर हम अन्न नहीं उगाएंगे तो मूल का मतलब क्या है? तो पहले मूल जड़ जो एक होता है, स्टेप बाय स्टेप पहले हमारे खेतों पे पानी की व्यवस्था होना चाहिए जिससे हम उसमें फसल बो सकें। जब फसल का उत्पादन होना चाहिए उसका हमें सही मूल्य मिलना चाहिए और महंगाई के हिसाब से सही मूल्य मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं मुख्य मुद्दों की, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या है या किन चीज़ों को सुलझाने के लिए? देखिए, मैं जो राजनीति की बात करें कि राजनीति क्यों आए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि 2013 से मैंने किसान यूनियन के साथ मिलकर 4 साल बराबर काम किया, 5 साल बराबर काम किया है। ये क्षेत्र ने देखा है। और जब हम आए किसान यूनियन में, पूरे क्षेत्र के किसान यूनियन के जितने भी सदस्य हैं, विक्रम सिंह राजपूत बंगरा, रामपाल सिंह प्रधान चिकासी और क्षेत्र प्रहलाद दादी रेवटा और निरंजन सिंह राजपूत जलाध्यक्ष, इन सब लोगों के साथ और पूरे क्षेत्र के किसानों के साथ हमने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। और हमारा एक ही रहा कि हम वो मुद्दे उठाएं जो हम जब तक प्राप्त ना कर लें तब तक हम उस मुद्दे की मांग करते रहें। तो मैं देखता था कि हर साल जैसे ही पलेवा का टाइम आता था तो किसान जागरूक हो जाता था, वो चिल्लाने लगता था हर गांव में कि लो वोल्टेज आ रहा है और बिजली विभाग ऐसा और इसकी समस्या सॉल्व होना चाहिए। यहाँ तक ये होता कि हर गांव एक दूसरे की कनेक्शन काटते थे ताकि मेरी सिंचाई हो जाए। तो हमने ये गांव में जाके गोष्ठियाँ की, गांव में जाके किसानों से किया कि ये सॉल्यूशन नहीं है हमारा मेन सॉल्यूशन है कि जब तक रेहटा में पावर हाउस नहीं बनेगा तब तक हमारे क्षेत्र की बिजली की समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि लोड बराबर बढ़ता जा रहा। पावर हाउस सेंसन था, पावर हाउस बनना था, लेकिन जगह ना मिलने की वजह से वो पावर हाउस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था कहीं दूसरी जगह। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमने सभी किसानों के साथ मिलके गोहांड पर 3 दिन रात का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमें इस पावर हाउस की जीत मिली। और आज वो पावर हाउस बन के तैयार है। ज़मीन ना होते हुए भी, ज़मीन नहीं थी ग्राम रेहटा में, लेकिन मैं ग्राम रेहटा के लोगों की तारीफ़ करूंगा इस मामले में कि वास्तविकता बहुत एकजुटता होती है उनके अंदर। और जब ज़मीन नहीं थी तो सभी जितने भी ट्यूबवेलधारी थे सभी ने कहा कि सर हम 1,000 रुपये कलेक्शन करेंगे और 1.5 लाख रुपये इकट्ठा होगा, उससे हम 1 बीघा ज़मीन लेंगे जिससे कि पावर हाउस बने। तो ये बहुत अच्छी सोच थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मंगरौट के प्रधान ने अपने मौजे की ज़मीन दी और निकासी के लिए रास्ता नहीं थी, तो रेवटा ग्राम के बुक्कन महाराज ने, जब हमने ज़्यादा रिक्वेस्ट की उनसे, चूँकि वो गांव वालों की किसी की बात नहीं मानते थे, जब हम गए उनसे रिक्वेस्ट के हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने रास्ता के लिए दान कर दी और वो पावर हाउस बना। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र के अगले 10 साल तक
किसी भी गांव के लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिला। ये है असली विकास कि हमें जड़ तक ख़त्म करना चाहिए, ना कि समय की ही मांग पे हम अड़े रहें। जब पलेवा की ज़रूरत पड़े तब हम मांग करें, और जब लोड ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक गांव की काट के दूसरे गांव को दे देगा। तो आज ही है, अब किसान किसी भी गांव के किसान की समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा है, और उसमें हमने एक्स्ट्रा 5 kV का ट्रांसफर एक्स्ट्रा और मंगवा लिया है ताकि आने वाले भविष्य में 10 साल तक लो वोल्टेज की समस्या ना हो। बिल्कुल, ज़्यादातर मैंने देखा कि किसानों को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, और किसानों के लिए और भी कुछ होना चाहिए, या अगर जनता या किसान आपको गद्दी पर बैठाते हैं तो किसानों के लिए और भी कुछ करेंगे आप? देखिए, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण हमने बताया कि ज़मीनी, जब तक हम ज़मीन की समस्याओं को नहीं समझेंगे, पहले होता है उसकी समस्याओं को सुनना समझना, फिर उसका होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचें, और उसके बाद स्टडी भी करें और उस पर हम फिर चलें, और जब तक हम उसको पूर्ण ना कर लें तब तक हम चलते रहें। ये होना चाहिए दृढ़ साक्षी। जैसा कि मैं अगले भविष्य की बात बता दूं कि जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, राजनीतिक प्रदेश से नहीं, ना चुनाव प्रदेश से मैं कभी नहीं देखता। पिछले 8 महीने हो गए लगभग, मैं आने वाला भविष्य ये देखता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड का राठ क्षेत्र का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे कारण हैं। यदि इसी तरह से जल स्तर नीचे जाता रहेगा, आज हमारा पूरे क्षेत्र का किसान ट्यूबवेलों पर निर्भर हो चुका है, चाहे वो सरकारी ट्यूबवेल हो या निजी ट्यूबवेल। तो जल स्तर नीचे जाएगा तो ट्यूबवेल क्या पानी देना बंद नहीं कर देंगे आने वाले भविष्य में? बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र का किसान, हमारे क्षेत्र के नेता क्या कर रहे हैं, आगे भविष्य की क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्षेत्र की क्या है उनके पास योजना? अगर ट्यूबवेल पानी देना बंद कर देंगे तो खेतों की सिंचाई किस माध्यम से करेंगे? कोई योजना तो होना चाहिए ना भविष्य की। बिल्कुल। तो नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अपनी इस्लामपुर शाखा नहर, मुझे छोटे में याद है और जानकारी भी प्राप्त की है कि इसकी जो टेल चंडौत थी, धीरे धीरे डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे नहर को कम करते करते आज आलमपुर टेल कर रखी है। टेल का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट को टेल तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है, और टेल के बाद में पानी जाए या ना जाए उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ऐसे क्या रीजन रहे कि जब चंडौत तक पानी जाता था तो धीरे 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 आलमपुर तक आ गया, और आज तक हमारे किसी भी गांव के किसानों ने भी मुद्दा नहीं उठाया जो कि उनका अधिकार था। उसके लिए आज तक कोई किसान गांव के नहीं लड़े, और नेता ने तो चर्चा तक नहीं की, लड़ने की बात तो दूर है। क्यों? जब हमारा अधिकार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, उसके बावजूद भी हम उस पर जान रहे और देख रहे, तब भी हम उसकी बात नहीं उठा रहे, कि बड़ा दुखदायी थी। तो मैंने पिछले 8 साल से नहर का मुद्दा लेके चल रहा हूँ, वो 8 महीना से। इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी पूरी जानकारी जुटाई और उस पर मैं लिखा पढ़ी भी शुरू कर दिया है। उसमें विधायक जी से लेटर भी लिखवाया है। और मेरी पहले जो मांग है इस समय, उसकी लड़ाई चल रही है भविष्य की, कि मैं अपनी इस्लामपुर शाखा को चंडौत तक टेल करवाऊं, और पूरी नहर की खुदाई, उसका पक्कीकरण, और जितने नहर से निकले हुए बम्बे उसकी खुदाई और पक्कीकरण, और जितने गांव खेतों तक गूलें गई थी उसका पक्कीकरण करवाने की, और साल में कम से कम 2 से 3 महीने पानी जो ज़रूरत हमें पड़ती है, हर 3 महीने में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमें पानी की मुहैया हो नहरों, ताकि अगर नहर में पानी रहेगा तो इससे हमारी जीरो लागत खेती होगी। अब जीरो लागत खेती कैसे होगी? या तो हमारी आमदनी बढ़े या लागत घटे। ये हमारा इकोनॉमिक्स कहता है कि या तो हमें उसकी आमदनी बढ़ाना चाहिए या उसकी लागत घटानी चाहिए। तो अब आमदनी नहीं बढ़ रही और हम आमदनी के पीछे पड़े हैं, तो हमें लागत घटाना पड़ेगी। तो ट्यूबवेल, एक किसान ट्यूबवेल 3.5 लाख लगभग खर्चा आता है एक ट्यूबवेल लगाने में, और आज तक पूरे गांव में कोई भी पूरा किसान हर घर ट्यूबवेल आज तक नहीं लगा पाया, और शायद भविष्य में भी नहीं लगा पाएगा। और यदि एक ट्यूबवेल से सिंचाई करवाते हैं तो 300 शायद 400 रुपये प्रति बीघा सिंचाई लगती है, तो इसमें हमारी लागत बढ़ती है। अगर नहर से हमारा पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारी जीरो लागत होगी, उसमें किसी का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और हमारा वाटर लेवल निरंतर बना रहेगा। क्यों? अगर हम ज़मीन से पानी निकालेंगे तो ज़मीन के नीचे का पानी कम होगा, अगर ज़मीन के ऊपर से हम पानी डालेंगे तो ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ेगा। तो ये मेरा भविष्य की लड़ाई है, और इसकी लड़ाई चल रही है। बल्कि ऑडियंस आपको जो देख रही है वो
आपको समझ रही है, आपकी बातों को समझ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो जब देखेंगे वो तो ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या आप अपना पूरा बजट किसानों में ही खर्च कर देंगे या कोई और भी योजना है किसी और भी, या जो समाज है, लोग हैं, उन पे भी ध्यान देंगे आप? जहाँ तक बजट की बात बताई, देखिए दो चीज़ है। हर तरह का जो हमारे देश का या प्रदेश का जो बजट होता है वो डिवाइडेशन होता है। हमारे पास 100 रुपये है, 10 डिपार्टमेंट हैं, तो यदि हम 10-10 रुपये बांटेंगे तो बराबर हो गया। यदि हमें लगता है कि कोई भी डिपार्टमेंट कमज़ोर है तो उस डिपार्टमेंट में 20 रुपये खर्च करेंगे और बाकी में हम और कटौती कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे डिपार्टमेंट को हम खाली कर देंगे। अगर हमें लगता है कि अति आवश्यक गांव का विकास, किसान का विकास अति आवश्यक है, हर खेत पे पानी पहुंचाने की विकास की आवश्यकता है, तो जो भी बजट होगा हम उसका 30 से 40 या 50% हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बाकी डिपार्टमेंट जो भी हमारे ठीक है या मीडियम है उस पर हम कम करेंगे। मुझे ये बताइए, जो आपकी रेवटा सीट है उसमें कई बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप उन खिलाड़ियों से अलग कैसे हैं, या जनता का झुकाव उनके मुकाबले आपकी तरफ ज़्यादा क्यों होगा? क्या वजह है? वो पूरे क्षेत्र की ऑडियंस और जनता जानती है और पिछले करीब 8 साल से जान रही है। यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो क्या उसको 2 साल पहले पता नहीं था कि मुझे रेवटा सीट से चुनाव लड़ना है? क्या उसे 4 साल पहले पता नहीं था कि रेवटा सीट से चुनाव लड़ना है? क्या 2 ही महीने से पता चला कि मुझे रेवटा सीट से चुनाव लड़ना है? क्या वो 2 ही महीना विकास की बात करेगा रेवटा की? कि 4 साल पहले उसने बात क्यों नहीं उठाई? रेवटा क्षेत्र के मुद्दे क्यों नहीं उठाई? रेवटा क्षेत्र के गांव के लोगों के, किसान मजदूरों के मुद्दा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुना? ये चुनावी बहार है, और चुनाव 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लाने वोट के लिए आते हैं। और हमने 8 साल से ना कोई वोट मांगा और ना कोई चुनाव लड़ा। और आज भी मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के जनता से, ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं, अगर क्षेत्र के मेरे से अच्छा कोई भी उम्मीदवार हो तो आप स्वेच्छा से, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि उनको आप जिता दें। रेवटा सीट में जो गांव का घटना बढ़ना हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य है, ये साजिश के तहत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। जो आंशिक परिवर्तन होता है लीगल तौर पे वो होता आया, होता रहना भी चाहिए, लेकिन अगर इसको कोई भी साजिश के तहत करवाए तो वो दुर्भाग्य और गलत है, नहीं होना चाहिए। आज का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है और कैसा होना चाहिए? देखो, राजनीतिक परिदृश्य राजनेता तय नहीं करते हैं। राजनीतिक परिदृश्य हम गांव के वोटर तय करते हैं। हमारी जो सोच होगी उसी तरह का हम नेता चुनेंगे, जो क्षेत्र की सोच होगी उसी तरह का हम नेता चुनेंगे, वही परिदृश्य होगा। तो हम नेताओं को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि नेताओं को पता है कि हम 2 महीने के लिए जाएंगे, 10 दिन के लिए जाएंगे और जाते हैं। आज का ये है कंडीशन, गांव में जाते हैं, उन्होंने कहा, गांव को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा बताइए क्या समस्या है गांव की? उन्होंने कहा ये समस्या है, लीजिए 50,000 और वो सौदा कर लेते हैं वोटरों का, ये मोहल्लों का और गांव का। तो मैं सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यापारियों से आप दूर रहें। किसी भी क्षेत्र, किसी भी पंचायत क्षेत्र हो, चाहे वो विधानसभा, अगर कोई भी व्यापारी नेता बन के आपके साथ आ रहा है, आपके गांव आ रहा है और आपके साथ विकास की बात करता हो, विकास की चुनावी में विकास की बात नहीं होती है। विकास की बात तो होती है 5 साल पहले, विकास की बात होती चुनाव के बाद, विकास की बात होती 3 साल पहले। चुनाव के समय 1 महीना 2 महीने के लिए व्यापारी आते हैं और सौदा करते। ऐसे लोगों से दूर रहे और अपना स्वाभिमान बचाएं और अपना वोट का अधिकार, जो स्वतंत्रता का हमारे संविधान ने दिया है, उसका भरपूर यूज करें और अपना जहां दिल चाहे, जो सबसे अच्छा योग, जो आपके साथ हमेशा एकदम पिछले 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से आपके साथ सुख दुख में साथ दे रहा, आपके मुद्दे उठा रहा, आपकी समस्याओं को सुन रहा है, आपको शोषण से रोक रहा है और आपको आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ा, उनका भरपूर सहयोग करें। वो कोई भी हो सकता है, उसका साथ दे। आप अपना सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी कैसे मानते हैं? मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मतलब आपके मुकाबले में कोई है ही नहीं? प्रतिद्वंदी हमारे मुकाबले में कोई नहीं है और कोई होता भी नहीं किसी के प्रतिद्वंदी। ये सबकी अपनी अपनी क्षमता ही, जनता जनार्दन है और प्रतिद्वंदी जो है वो क्षेत्र की जनता है। मैं सबसे अपना प्रतिद्वंदी अगर किसी को मानता हूँ तो वो क्षेत्र की जनता से मानता हूँ। विजय जी में जोश भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। हम जानते हैं कि ये जोश किस राजनेता से लिया गया, किस राजनेता से प्रभावित है? आप किसकी सोच से प्रभावित? मैं किसी राजनेता से प्रभावित नहीं हूँ। मैं अपने आइडियल
वास्तविकता परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को मानता हूँ। मैं उनके पद चुनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ उनमें वो सब चीज़ें थीं जो एक अच्छे व्यक्ति या महापुरुष या भगवान में विद्यमान होती हैं। अनपढ़ होते हुए भी ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई? उस समय क्या क्षेत्र के पढ़े लिखे नहीं थे तो कहाँ गए थे पढ़े लिखे? लेकिन उनकी एक आंतरिक पीड़ा थी। संत होते हुए, संत होना ये दर्शाता है कि उनके अंदर धर्म के प्रति और देश के प्रति और संस्कृति और सभ्यता के प्रति भरपूर से परिपूर्ण थे वो, और उसको वो मानते थे और उस पर चलना जानते थे। संत होते हुए भी देश भ्रमण करने के बाद आखिरकार उनके अंदर एक पीड़ा जागृत हुई कि पाखंडवाद, धर्म और पाखंडवाद अलग है। पाखंडवाद को कैसे मिटाया जाए, कुरीतियों को कैसे मिटाया जाए, शोषण से कैसे रोका जाए, बुंदेलखंड के समाज के पूरे क्षेत्र को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद एक जागृति भाई कि हम शिक्षा के माध्यम से इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो आके बुंदेलखंड में राठ नगर में उन्होंने अपना शिक्षा का मंदिर शुरू किया, और जिससे आज हम यहाँ जो बैठे हैं, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, वह परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की देन है जो हम आज बात कर रहे हैं शिक्षा पे। इसके बाद उनके अंदर सब कुछ था। राजनीति में क्यों आए वो, क्या जरूरी थी? लेकिन थी। जब उनको लगा कि हम बुंदेलखंड के मुद्दे संसद में नहीं उठा पा रहे, बुंदेलखंड के अधिकार को नहीं ले पा रहे, बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे, उनकी ज़मीनी सच्चाई हम नहीं बता पा रहे हैं, तो वहाँ प्रण कर लिया था दिल्ली के अंदर कि एक दिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो संसद के अंदर आऊँगा। तो उन्होंने राजनीति में आए। तो संत होते हुए भी धर्म को माना, सभ्यता को माना, देश प्रेम से परिपूर्ण थे और शिक्षा की अलग जगाई। शिक्षा का मंदिर बनाने के बाद वो राजनीति में आए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन जैसा नहीं बन सकता, वो हमारे परम पूज्य हैं, लेकिन कुछ अंश भी अगर मैं 1% भी उन लायक बन पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं ये नहीं होता कि सर मैं उनका माला जपूँ, उनकी फ़ोटो लटकाऊँ, उससे है। मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रैक्टिकल तौर पर करना चाहता हूँ। कोई खास संदेश युवाओं के लिए? मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे घर का विकास, क्षेत्र का पैसा, गांव का विकास हो, सबसे महत्वपूर्ण युवाओं से ये है कि वो शिक्षित होकर बुद्धिजीवी बने। शिक्षित होना बुद्धिजीवी में अंतर है, ये सभी युवा जानते हैं। जब तक हम हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, बाहर जाके हम पूरे देश के स्टूडेंटों के साथ मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक हम बुद्धिजीवी नहीं बन सकते हैं। तो बुद्धिजीवी बने और अपने अधिकारों को पहचानें। सिर्फ जोश में आके हम किसी भी बात को लेके आगे ना बढ़ें, उस प्रैक्टिकल को समझें, उस समस्या को समझें और गांव की समस्याओं को समझें, किसानों की समस्याओं को समझें, वास्तविकता समझें। ये नहीं कि हमने समझा नहीं और लिया तो हमने फेसबुक पर डाल दिया, ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिकल चीज़ करें और दृढ़ इच्छा शक्ति से करें और उसी पे चलें और वही आवाज़ बुलंद करें। जो अच्छा है और जो खराब है खराब है। इसीलिए कोई भी युवा क्षेत्र का भ्रमित ना हो, शिक्षा पे जोर दे और राजनीति में भी आने का प्रयास करें, जिससे ताकि जो गुंडा माफिया ठेकेदार राजनीति में आ रहे हैं उनको दूर करके स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करें। ये बदलाव का दौर है, युवाओं का देश है, युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं को अच्छी सोच के साथ अच्छे राजनेताओं का चयन करके उनको आगे ले जाएं। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन विनती है। मैं अभी हमारी बातचीत ख़त्म नहीं होगी, हालांकि आप बता चुके हैं संक्षिप्त में अपने सफ़र को, फिर भी मैं चाहूँगा कि पहले शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग जॉब करना, उसके बाद फिर से यहाँ लौटना, तो इस पूरे सफ़र को कहाँ से शिक्षा किया आपने, एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। एक्चुअली ये सत्य है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शिक्षा के बाद विद्यालय खोलूँगा। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इंजीनियर बनूँ और उसके लिए मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद 99 में मेरा सिलेक्शन हुआ बीटेक में। तो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल में मिल रहा था, लेकिन चूंकि सिविल का उस समय कोई क्रेज नहीं था और कोई सिविल लेना ही पसंद नहीं करता। झांसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल में हुआ
तो सिविल नहीं ली। फिर मेरा जो उस समय बूम पे चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चूज किया। तो उसमें कोई सब उस समय प्राइवेट कॉलेज खुले ही थे, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज ले सकते थे और कोई भी था। लेकिन एक्चुअली क्या था, शुरुआत सभी विद्यालयों की एक साथ हुई थी, तो ये नहीं पता था कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उस समय हमने कहा एनसीआर में लिया जाए ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो गाजियाबाद काइट से बीटेक में एडमिशन लिया और 2003 में बीटेक पास आउट किया। 2003 के बाद 2004 में जॉब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडरटेकिंग कंपनी है, बेल नॉट भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर चयन हुआ। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन रडार डिपार्टमेंट में मेरा प्रोजेक्ट था, जिसमें 1 साल मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ा, मेन ऑफिस गाजियाबाद हेडक्वार्टर में। इसके बाद मेरा 4 साल के लिए नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हुई, जिसमें गुवाहाटी मुझे सेंटर मिला और 7 स्टेट में काम करने का मौका मिला और घूमने का मौका मिला। और वहाँ जो कुछ भी सीखा तो मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक विद्यालय का सवाल, तो बताया कि हुआ क्या कि गांव में, जैसे मेरा गांव ग्राम बरौली खरका है, मेरे बड़े भाई पितातुल्य श्री देवपाल सिंह गांव के प्रधान थे, 2 बार रहे। जो दूसरी पंचवर्षीय में चुनाव हुआ तो गांव का परिदृश्य कुछ अलग था। कुछ लोगों का एक राजनीतिक होता ही है, प्रतिद्वंदिता रहती है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदिता साफ सुथरी होनी चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो अच्छी है, लेकिन साफ सुथरी हो तो बहुत अच्छी है। ईर्ष्या दोष हो तो वो गलत होती है। तो प्रतिद्वंदिता ऐसी होना चाहिए कि हमारी आपस में बातचीत भी होते रहे, हम चुनाव भी लड़ते रहे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी प्रतिद्वंदिता थी कि वहाँ ऐसा नहीं था। कुछ ऐसी थी कि इतनी घटिया राजनीति थी कि उससे मुझे बड़ा वो हुआ। और फिर मैंने जब क्षेत्र का देखा, जैसे बताया कि शोषण, देखिए विद्यालय खोलना, 2 तरह के विद्यालय खोले जाते हैं। एक टोटल डिपेंड होते हैं बिजनेस पर्पज, कि हम बेरोजगार हैं, हमें आय का स्रोत चाहिए तो विद्यालय खोलना है। और एक होता है प्रेरणा, कि हम विद्यालय किस पर्पज से खोल रहे हैं। यदि क्षेत्र को वास्तविकता शिक्षा देना है, बच्चियों को शिक्षा देना है, इस उद्देश्य से अगर आप खोल रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से वो एक अलग सोच होती है। और अगर हम इस उद्देश्य से खोल रहे हैं कि नहीं हम बेरोजगार हैं, हमें तो सिर्फ इसका रोज़गार चाहिए, तो वो उद्देश्य अलग होगा और दोनों में बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो मैं देखता था कि चिकासी के आसपास लगभग इंटर कॉलेज मंगरौट में था, गवर्नमेंट जो कि एडेड था, लेकिन वहाँ आर्ट साइड थी और गुहांड था। इसके अलावा कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था। चिकासी में एक इंटर कॉलेज था, लेकिन वो टोटल आवासी था। अब टोटल आवासी में गांव का गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, ये आप जानते रहेंगे कि जो शुल्क होती है आवासी वो अलग होती है, और हर गरीब का लोग अपने बच्चे को आवासी नहीं पढ़ा सकते। अपने यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा था कि बच्चियों को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते थे लोग। एक बच्चे और बच्चियों में एक अंतर महसूस करते थे कि बच्चियों को हम 8 तक ही पढ़ाएंगे। गांव के शायद 2-3 घर लोग थे जो जैसे पढ़ाते थे कि बाहर भी इंटर करा लेते थे, अन्यथा 8 तक पढ़ाते थे, वहाँ उनका ख़त्म हो जाता था बच्चों। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि यदि मैं नौकरी करूँगा तो पैसा तो बहुत कमाऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार, या बहुत बड़ी मेट्रो सिटियों में बहुत अच्छी हवेली बनवा लूँगा, एक लग्जरी गाड़ी ले लूँगा और अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे लूँगा, और इसमें मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। फिर मैंने कंपेयर किया कि यदि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, नौकरी छोड़ के मैं विद्यालय की स्थापना करता हूँ, तो पहला तो एक मेरा जो सोच थी कि मैं बच्चे को भी पढ़ाऊँ, बच्चियों को भी पढ़ाऊँ, तो वो पूर्ण हो रहा है। दूसरा सोचता कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम 15, 25, 30 गांव के लोग तो जानेंगे कि इंजीनियर विजय राजपूत कोई है। अगर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे क्षेत्र कोई जानता नहीं था, और गांव के लोग भी आधे जानते नहीं थे, क्योंकि मैं कक्षा 9 से ही बाहर रहा हूँ। इंटर से मैंने इलाहाबाद से इंटर किया। तो जब गांव के भूल गए तो मैंने कहा आने वाले समय में होगा परिवार के भूल जाएंगे, फिर होगा घर के भूल जाएंगे,
हो सकता है फिर 2 साल बाद आऊँ, 3 साल बाद आऊँ। दैट मीन्स कि मेरे घर परिवार और गांव सब कुछ छूट जाएगा। क्षेत्र तो छूट चुका था। तो उसको मैंने सोचा कि अगर मैं विद्यालय खोलूँगा तो कम से कम 10, 15, 25, 100 लोगों को रोज़गार दे पाऊँगा। हर गांव को, जितना भी मेरा एरिया आता है, हर गांव को मैं शिक्षित कर पाऊँगा। हर घर में एक जो शिक्षा से विकास होना है उसको मैं पूर्ण कर पाऊँगा। और कम से कम क्षेत्र में एक नाम होगा कि इंजीनियर विजय राजपूत कोई हैं जो विद्यालय खोले हैं। तब मैं घर परिवार के साथ भी रहूँगा, गांव के साथ रहूँगा, क्षेत्र के साथ रहूँगा। इस उद्देश्य से मैंने विद्यालय की स्थापना की। तो आप प्रतिद्वंदी पर आए थे, लेकिन उसके बाद आपने अपनी दिशा दूसरी तरफ मोड़ ली। जो प्रतिद्वंदी की बात कर रहे थे आप, उस पर फिर से आऊँगा। मैं चाहूँगा आप खुल के बताएं सर। देखिए, मैं इसमें खुल पे बात करता हूँ। प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता है। गाँव की जो आपने बात की उस परिदृश्य में बोल रहा हूँ। देखिए, चूँकि ये लाइव है और क्षेत्र सब जानता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं वैसे बात नहीं करूँगा। प्रतिद्वंदी होना अच्छी बात है। विद्यालय प्रतिद्वंदी होना चाहिए, जिससे क्षेत्र का लाभ मिले। अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा। अगर 2 प्रतिद्वंदी हैं, 2 विद्यालय हैं, तो क्षेत्र के पास ऑप्शन है कि कौन से विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल रही है और सस्ती शिक्षा मिल रही है। अगर एक ही विद्यालय है तो उसका अपना घमंड परिपूर्ण रहेगा, वो अपने मन मुताबिक शिक्षा देगा, मन मुताबिक फीस वसूल करेगा। तो प्रतिद्वंदी होना अच्छी बात है। अभी भी आप चीज़ों पर पर्दा डाल के चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ या फिर हम इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने कहा, जरूरी नहीं होता कि किसी का नाम लेना। और चिकासी में 2 ही इंटर कॉलेज हैं, सभी लोग जानते हैं। वो हमारी प्रतिद्वंदता है और शिक्षा की प्रतिद्वंदता है, और इसको चैलेंज से किया है और उसको मैंने परिपूर्ण 80% प्राप्त कर लिया है। और मेरा जो उद्देश्य है, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। जैसा मेरा उद्देश्य अभी शिक्षा का था, शिक्षा के साथ राजनीति का था, और मेरा शिक्षा का ऐसा नहीं ख़त्म हुआ, शिक्षा के साथ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हर साल मैं एक नया प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। जैसा कि मेरा अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है कि शिक्षा तो मैं दे रहा हूँ, इंटर तक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ। कैरियर काउंसलिंग मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ कि मेरे विद्यालय वृंदावन एकेडमी इंटर कॉलेज से जो भी छात्र या एवं छात्राएँ पास आउट होती हैं, उनका हम एक कैरियर काउंसलिंग करते हैं। और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हमने एक छटनी की, जो हमारे विद्यालय के ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसमें हम कंपेयरिंग और छटनी करते हैं कैरियर काउंसलिंग की। यदि बच्चा ब्रिलियंट है, लड़की हो या लड़का, और अगर घर से मजबूत है, तो हम उनको IAS PCS की तरफ ले जा रहे हैं। ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और आज पिछले 3 साल से आज की उस परिदृश्य में हमारे विद्यालय से निकले हुए इंटर के छात्र एवं छात्राएं, जिसमें 8 लड़के और 2 लड़कियां IAS PCS की तैयारी में हमने भिजवाया है। और हमने उसमें 3 यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट की हैं, वो की हैं DU और BHU और JNU, जहाँ पे हमारे 3 यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र हैं। ये था, उसको हमने एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा छात्रों को। ब्रिलियंट स्टूडेंट को 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी की ब्रिलियंट तो हैं लेकिन चंचल हैं, यानी उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो हम उसको IAS PCS एक लंबा सफ़र है, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। तो हमने उसको कहा जो चंचल हैं उसको हम दूसरी लाइन में ले गए, इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में ले गए। तो उनको हम प्राथमिकता देते हैं कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में जाए। तीसरी तरह की कैटेगरी ब्रिलियंट तो हैं लेकिन घर से सक्षम नहीं हैं, वो इतना इन्वेस्ट पैसा नहीं कर सकते कि IAS PCS की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए हमने क्या किया, डिप्लोमा होल्डर में ले गए, जैसे कि पॉलीटेक्निक, D फार्मा, जितने भी पैरामेडिकल डिप्लोमा, ताकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भी हमारा छात्र इंटर से निकले वो कोई बेरोजगार ना रहे, वो एक बुद्धिजीवी बने, अपने पैरों पे खड़ा हो। ये हमारा एक मेन उद्देश्य, तो उस पर हमारा काम लगातार चल रहा है। और उसका आउटपुट ये है कि हमारी जो छात्राएं निकली हैं और छात्र निकले हैं, पिछले 4 साल 5 साल के अंदर वो नौकरी प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं। और ये हमारा काफ़ी अच्छा रहा। दूसरा मेरा है, अब मैं तीसरी कैटेगरी की बात कर लूँ कि हमारे हर विद्यालय में होते हैं ऐसे छात्र कि इंटर तक पढ़ते हैं, उनकी हाइट अच्छी है, शरीर अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में आगे मन नहीं लगता, किसी संगत की वजह से या किसी कारणवश से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया। तो हमारा जो मेन फोकस है कि उनके लिए हम क्या काम करें। अगर हम उनके लिए काम कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मेरे जो विद्यालय से इंटरमीडिएट के छात्र जो भी निकल रहे हैं, उसमें हम 90% बच्चों को उनको उनके भविष्य के लिए उनके अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। तो उसके लिए मेरा नया प्रोजेक्ट है। कोरोना की वजह से वो लेट हुआ है और अब चुनाव की वजह से लेट हुआ है, अन्यथा इससे पहले
जो फिजिकल एकेडमी के बारे में हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है और विद्यालय में आने वाले समय में फिजिकल एकेडमी खोलेंगे, जिससे जो हमारा सबसे लास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या क्षेत्र के होनहार स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई को आगे नहीं बना पाते हैं, उसके लिए हम पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी में रिटेन और फिजिकल दोनों की तैयारी हम विद्यालय में कराएंगे। उसका हमने अगले 10 साल का टारगेट रखा है कि हर गांव से 10 लोगों को कैसे नौकरी दे, ये हमारी जिम्मेवारी है क्षेत्र की, कि मैं 10 साल में 10 लड़कों को एक गांव से नौकरी दूंगा। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, खास संदेश जाते जाते आपके वोटरों के। मैं सभी क्षेत्रवासियों और क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के भाइयों से, बहनों से, पिताओं से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि पिछले 8 साल में मैंने क्षेत्र में क्या किया, किसानों के मुद्दे की लड़ाई कैसे लड़ी, क्षेत्र के मुद्दों को कैसे उठाया, क्षेत्र की समस्याओं को कैसे हल किया, थानों में दलाली बंद कैसे कराई, हर घर में शिक्षा कैसे पहुंचाई। इनको देखकर यदि आपको लगता है कि जिला पंचायत क्षेत्र रेहटा से जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर उनमें मैं सबसे उचित हूँ, सबसे अच्छा हूँ, सबसे योग्य हूँ और आपकी बात ईमानदारी से लड़ता हूँ, आपकी ईमानदारी से बात उठाता हूँ, तो मुझे वोट करें और मुझे आगे ले जाएं, ताकि इस राठ क्षेत्र की राजनीति में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ। एक परिवर्तन ये लाना चाहता हूँ आप सभी लोगों के सहयोग से कि या तो उस नेता को बदल दो हवाई को, या नेता को बदलाव लाओ कि ज़मीन पे आए और हमेशा 5 साल वो गांव की खाक छाने और ज़मीन पे रहें। ये मेरा राजनीति का परिदृश्य है जिसको मैं बदलना चाहता हूँ कि वो ज़मीनी नेता बने, ना कि हवाई और बाहरी कोई ऐसे बने। चलिए, तो ये थे हमारे ज़मीनी नेता विजय जी। तो आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ऑडियंस का भी ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।